हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द नोवेल एक्सप्लोरर के इस कहानियों की दुनिया में। कहानी की तरफ जाने से पहले ये जान लो कि ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और आपकी ज़िंदगी से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। तो आनंद लीजिए कहानी का। अध्याय 53। रिया कपूर विद्रोह करने वाली है। फूलों के लिए, मूल्यांकन के लिए। शाम 6:30 बजे प्रिया कपूर घर लौटी। जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुई, खुशी कपूर, रिया कपूर और आयशा वर्मा भूतों की तरह बाहर निकलीं। 6 जोड़ी बड़ी आंखें सर्चलाइट की तरह सीधे प्रिया कपूर को घूर रही थीं। अरे! प्रिया कपूर ने आश्चर्य से चिल्लाया और फिर गुस्से में बोली, तुम लोग क्या कर रहे हो? भूतों की तरह प्रकट होकर मुझे डरा दिया। दूसरी दीदी साहिल कहाँ है? रिया कपूर ने प्रिया कपूर की बात को नज़रअंदाज करते हुए अधीरता से पूछा। खुशी कपूर और आयशा वर्मा ने भी अधीरता भरे चेहरों के साथ प्रिया कपूर के जवाब का इंतजार किया। प्रिया कपूर ने तीनों को देखा। तुम्हें बीमारी है? साहिल को ढूंढ रही हो तो मुझे क्यों रोक रही हो? उसे फ़ोन करो। मैंने कई बार फ़ोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। खुशी कपूर ने चिंतित होकर कहा। बड़ी दीदी ने कहा कि साहिल तुम्हारे साथ था। दूसरी दीदी, साहिल कहाँ है? प्रिया कपूर स्तब्ध रह गई और उसने लिविंग रूम में बैठी अनन्या कपूर की ओर देखा। अनन्या कपूर ने कंधे उचकाए। मुझे मत देखो, उन्होंने अभी मुझे काफ़ी परेशान किया। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें बताया कि साहिल दोपहर में तुमसे मिलने गया था और मैंने कई बार जोर देकर कहा कि साहिल 4 बजे के बाद तुम्हारी कंपनी से चला गया, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ। ये सुनकर प्रिया कपूर ने कड़वाहट भरी हंसी हंसी और बोली, तुम तीनों को क्या हो गया है? अब भी यकीन नहीं कर रही हो? मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम और बड़ी दीदी दोनों साहिल के लिए योजना बना रही हो। तुमने जरूर साहिल को छिपाया है। जल्दी बोलो, साहिल कहाँ है? रिया कपूर ने नाराजगी से कहा। रिया कपूर अब जल्दी में थी। वह साहिल के लौटने का इंतजार कर रही थी ताकि वह उसकी परिधि बढ़ाने में मदद कर सके। जब से उसे सिस्टम मिला था, रिया कपूर ने कुछ नियमों का पता लगाया था। सिस्टम केवल तभी कार्य शुरू करता था जब साहिल आसपास होता था। इसके अलावा चाहे वह कितना भी प्रयास कर ले, सिस्टम कोई हलचल नहीं करता था। अपने लिए रिया कपूर को साहिल को ढूंढना ही था। रिया कपूर के शब्दों को सुनकर प्रिया कपूर की सुंदर आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपना हाथ उठाया और रिया कपूर के छोटे चेहरे को चुटकी में लिया। छोटी नन्ही, तुम विद्रोह करने जा रही हो? दूसरी दीदी से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? दूसरी दीदी, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। रिया कपूर ने प्रिया कपूर का हाथ पकड़ा और अजीब तरह से चिल्लाए। तुम्हें अभी भी दर्द का एहसास है? मुझे लगता है तुम्हें वाकई सबक सिखाने की जरूरत है। प्रिया कपूर ने गुस्से में कहा। और तुम दोनों, तुम भी इस मस्ती में क्यों शामिल हो रही हो? अगर तुम्हें खुजली हो रही है तो सीधे बोल दो। मुझे तुम्हारी खाल और मांस ढीला करने में कोई आपत्ति नहीं। खुशी कपूर ने देखा कि प्रिया कपूर गुस्सा हो रही है तो वह कुछ कदम पीछे हट गई। रिया कपूर के विपरीत, जो ना आसमान से डरती थी ना जमीन से, वह इन दोनों बहनों से काफ़ी डरती थी। तीसरी दीदी, पीछे मत हटो। साहिल के लिए हमें सत्ता के खिलाफ हिम्मत से लड़ना होगा। रिया कपूर ने जोर से चिल्लाया। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, हमें अपने खेमे को मजबूत रखना होगा वरना हम साहिल को खो देंगे। रिया कपूर ने उत्साह बढ़ाया। तीसरी दीदी, मुझ पर भरोसा करो, तुम, मैं और आयशा मिलकर जरूर बड़ी और दूसरी दीदी को हरा देंगे। ये सुनकर प्रिया कपूर ने आयशा की ओर देखा। अरे, तुमने एक खेमा बना लिया है। आयशा, तुम भी इनके साथ शामिल हो गई हो। आयशा ने प्रिया कपूर की चमकती आंखों को देखा और सहज रूप से काम गई। आयशा इस दूसरी चचेरी बहन को बहुत अच्छे से जानती थी। हालांकि कहा जाता है कि प्रिया कपूर अनन्या कपूर जितनी ठंडी और दबंग नहीं है, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा है और उसके तरीके बहुत तेज हैं। आयशा ने बचपन में प्रिया कपूर के हाथों नुकसान उठाया था और उसे प्रिया कपूर से अनन्या कपूर से ज़्यादा डर लगता था। हाँ, दूसरी दीदी, मैं आपकी दुश्मन बनने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? मैं इनसे अलग हूँ। मैं आपको लेने आई हूँ। आप थक गई होंगी, मुझे आपका बैग दे दीजिए। आयशा ने मुस्कुराते हुए प्रिया कपूर के कंधे से उसका बैग लिया। प्रिया कपूर ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बस ऐसा ही होना चाहिए। आयशा, तुम गद्दार, मैंने तुम्हें गलत समझा। रिया कपूर गुस्से से कांप उठी। चौथी चचेरी बहन, जो समय की नब्ज पहचानता है, वही जुनैद है। मेरे पास कोई चारा नहीं था। आयशा ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा। तुम गद्दार हो। जब साहिल लौटेगा मैं उसे बताऊंगी। रिया कपूर ने गुस्से में चिल्लाया। बस करो। प्रिया कपूर ने रिया कपूर को घूरा, फिर खुशी कपूर की ओर देखा। खुशी, तुम क्या कहती हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं कुछ करूं? खुशी कपूर ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। दूसरी दीदी, मुझे कुछ काम है, मैं ऊपर जा रही हूँ, बाय। आवाज खत्म होते ही खुशी कपूर जल्दी से भाग गई। तीसरी दीदी, तुम। प्रिया कपूर ने रिया कपूर को घूरा। तुम्हारा गठबंधन टूट गया है, क्या तुम अभी भी विरोध करना चाहती हो? मैं हार नहीं मानूंगी।
रिया कपूर ने प्रिया कपूर के हाथ से छूटने के लिए संघर्ष किया और फिर ऊपर की ओर भाग गई। ये देखकर कि वह अकेली रह गई थी, आयशा ने अजीब तरह से मुस्कुराया, सिर घुमाया और भाग गई। तीनों के भागते हुए पीछे को देखकर प्रिया कपूर ने असहाय रूप से मुस्कुराया और फिर लिविंग रूम की ओर चली गई। अनन्या कपूर ने मुस्कुराकर कहा, प्रिया, तुम्हारे पास अभी भी तरीका है। इन 3 छोटी लड़कियों को कोई दया नहीं दिखानी चाहिए। प्रिया कपूर ने मुस्कुराकर कहा, बड़ी दीदी, तुम्हें पॉकेट मनी काटने का तरीका बदलना होगा। साहिल के लिए उन्हें पॉकेट मनी की परवाह नहीं है। सही कहा। अनन्या कपूर ने असहाय रूप से मुस्कुराया, ये तीनों लड़कियां जैसे पागल हो गई हैं। छोड़ो, उनके बारे में बात नहीं करते। अनन्या कपूर ने प्रिया कपूर को देखा और पूछा, प्रिया, तुम्हें सचमुच नहीं पता कि साहिल कहाँ है? मैंने भी उसे फ़ोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह शायद दिया के पास गया होगा। प्रिया कपूर ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था। दिया ने साहिल के साथ शर्त लगाई थी, दिया हार गई और आज रात शर्त चुकाने का फैसला हुआ था। अरे, दिया को सचमुच शर्त चुकानी है? अनन्या कपूर हैरान थी, क्या उसे अपनी छवि की परवाह नहीं है? हाँ, जब दुश्मन से मुलाकात होती है तो छवि की परवाह कौन करता है? दुश्मन? अनन्या कपूर ने भौहें उठाईं, तुम्हारा मतलब है दिया का साहिल के लिए? अभी तो कुछ भी तय नहीं हुआ है। मैं सिर्फ अनुमान लगा रही हूँ। मैं यह नहीं कहूँगी। प्रिया कपूर सोफे पर बैठ गई। बड़ी दीदी, मैंने तुम्हें पहले जो बताया था उसके बारे में तुमने क्या सोचा? ये सुनकर अनन्या कपूर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। प्रिया, तुम गंभीर हो। क्या वह तरीका काम करेगा? बिल्कुल, प्रिया कपूर ने आत्मविश्वास से कहा, मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारे आकर्षण के साथ। बड़ी दीदी, साहिल को जीतने में बस कुछ मिनट लगेंगे। लेकिन मेरे साथ क्यों? अनन्या कपूर ने शर्माते हुए कहा, मैं सौंदर्य चालों में अच्छी नहीं हूँ लेकिन रिया इसके लिए काफ़ी उपयुक्त है। उसका लापरवाह स्वभाव इसके लिए ठीक है। क्या वह छोटी लड़की भरोसेमंद है? इसके अलावा वह अब हमें दुश्मन मानती है और बिल्कुल मदद नहीं करेगी। विश्वास करो या नहीं, ये तीनों लड़कियां अब ये चर्चा कर रही हैं कि हमारे साथ कैसे निपटना है। प्रिया कपूर का अनुमान सही था। अब रिया कपूर खुशी कपूर और आयशा वर्मा के लिए एक निंदा सभा आयोजित कर रही थी और साथ ही अगली युद्ध नीति पर शोध कर रही थी। कोई नहीं सोच सकता था कि 5 चचेरी बहनें जो पहले आपस में बहुत प्यार से रहती थीं, साहिल खन्ना की वजह से 2 गुटों में बंट गईं। और इस सब का शुरुआती बिंदु अभी भी बिल्ली और चूहे का खेल खेल रहा था। अध्याय 54, मुझे बचाओ, मेरी टांग में ऐंठन है। फूलों के लिए, मूल्यांकन के लिए। साहिल खन्ना ने चमकती लाल बत्ती का पीछा किया और टटोलते हुए आगे बढ़ा। जब वह पास पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि चमकती लाल बत्ती एक बटन थी। ये कैसा बटन है? साहिल खन्ना ने हाथ हिलाकर सफ़ेद कोहरा थोड़ा हटाया, बटन पर पड़े पानी के कणों को पोंछा और पास जाकर देखा। बटन के नीचे एक पंक्ति में कुछ शब्द लिखे थे, जिनमें सबसे आकर्षक 4 लाल शब्द थे, वेंटिलेशन स्विच। हाँ, यह मज़ेदार है, मुझे एक खजाना मिल गया। साहिल खन्ना ने मुस्कुराया, उसकी आंखों में चंचल चमक थी। इस समय पानी में डूबी दिया चोपड़ा को जब ये देखा कि साहिल खन्ना फिर से रुक गया है तो वह थोड़ी घबरा गई। अरे बदमाश लड़के, तुम फिर क्या गलत योजना बना रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, यह मत सोचो कि थोड़े से चारे से तुम मुझे किनारे पर ला सकते हो। अगर तुमने मुझे और दबाया तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। साहिल खन्ना ने यह सुनकर मुस्कुराया, देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। मैं तुम्हें ओलंपियाड गणित के सवालों का एक सेट देता हूँ, क्या तुम कर सकती हो? कम बकवास करो, मैं तुम्हें बता दूं, समय खत्म हो गया है। इस बार तुम मुझसे नहीं जीत सकते, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आगे बढ़कर तुम्हारे चारे के घेरे से निकल जाऊंगी। दिया चोपड़ा ने दांत पीसते हुए कहा। दिया दीदी, अगर तुमने पहले यह फैसला किया होता तो शायद मुझे थोड़ा डर लगता, लेकिन अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, मुझे कुछ और मज़ेदार मिल गया है। साहिल खन्ना ने मुस्कुराया, तुम क्या करने जा रहे हो? दिया चोपड़ा थोड़ी घबरा गई, वह वाकई साहिल खन्ना की चाल को समझ नहीं पा रही थी। इसकी चिंता मत करो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। दिया दीदी, यह मत कहो कि मैं तुम्हें धमका रहा हूँ। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, चुपचाप आत्मसमर्पण करो और खुद किनारे पर आ जाओ। बस तुम आत्मसमर्पण कर दो, तुम अपनी मूल शर्त चुका सकती हो, वरना हाँ, तुम्हें पछताने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे डराने की कोशिश मत करो, जो भी सोचना है सोच लो, मैं कभी आत्मसमर्पण नहीं करूँगी। ये तुमने कहा तो फिर मुझे दोष मत देना। साहिल खन्ना ने आंखें सिकुड़ी, हाथ उठाया और वेंटिलेशन स्विच दबा दिया। वेंटिलेशन सिस्टम शुरू हो गया और तेज गर्जना की आवाज़ निकली, जो इस शांत स्विमिंग पूल में बेहद कर्कश थी। दिया चोपड़ा चौंक गई, बदमाश लड़के, तुमने क्या किया? हाँ, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। हो। साहिल खन्ना की आवाज़ खत्म होते ही कमरे में अचानक तेज हवा चली और कमरे को भरने वाला सफ़ेद कोहरा तेजी से हवा के साथ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। पूल रूम के ऊपर कई वैंस थे और सफ़ेद कोहरा वैंस के रास्ते बाहर की ओर बहने लगा। जैसे जैसे सफ़ेद कोहरा पतला होता गया, घर के अंदर का दृश्य और स्पष्ट होता गया।
ये दृश्य देखकर दिया चोपड़ा घबरा गई। तुमने वेंटिलेशन स्विच ढूंढ लिया, ये कैसे संभव है? इतने घने सफ़ेद कोहरे में तुमने इसे कैसे ढूंढा? साहिल खन्ना ने मुस्कुराकर कहा, दिया दीदी, अगली बार जब बटन लगाओ तो उसे अच्छे से जांच लो। वेंटिलेशन स्विच इतनी चमकदार लाल बत्ती दिखा रहा था, मैं इसे कैसे नहीं देख सकता? कमबख्त, मैं इसे भूल गई। दिया चोपड़ा ने गुस्से में पानी पर थप्पड़ मारा। अब नाराज होने से कोई फायदा नहीं दिया दीदी, थोड़ी देर में जब कोहरा पूरी तरह हट जाएगा मैं देखता हूं तुम कैसे भागोगी। इस बार तुम फिर हार गई। घमंड मत करो, मैं अभी हारी नहीं हूं, दिया चोपड़ा ने दांत पीसते हुए कहा। अब दिया चोपड़ा बस जिद कर रही थी, वह मन ही मन घबरा रही थी। जब सफ़ेद कोहरा हट जाएगा तो वह पूरी तरह से उजागर हो जाएगी। लेकिन भले ही उसे परिणाम पता थे, वह कुछ नहीं कर सकती थी। इस स्थिति में वह अब कुछ नहीं कर सकती थी। साहिल खन्ना अब निश्चिंत था, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस कोहरे के हटने का इंतजार करना था। वेंटिलेशन बहुत तेज था और सफ़ेद कोहरे को साफ करने में केवल 3 मिनट लगे। अब पूरा कमरा बहुत उज्ज्वल था और साहिल खन्ना आखिरकार घर की स्थिति देख सकता था। ये कमरा एक स्विमिंग पूल की तरह था। क्योंकि दिया चोपड़ा को तैराकी पसंद थी, लेकिन एक स्टार होने के नाते वह सार्वजनिक स्विमिंग पूल में नहीं जा सकती थी। इसलिए उसने अपने घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक स्विमिंग पूल बनवाया था। जब भी उसे आराम करने का समय मिलता, दिया चोपड़ा यहाँ तैरने आती थी। यह न केवल व्यायाम था, बल्कि थकान को दूर करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका था। साहिल खन्ना ने घर के चारों ओर देखा और होंठ चटकाए, दिया दीदी, तुम तो जिंदगी का पूरा आनंद लेती हो। तुमने इतना शानदार स्विमिंग पूल बनवाया है, मैं इसमें तैरना चाहता हूँ। आधे वाक्य में उसकी आवाज़ अचानक रुक गई। साहिल खन्ना की आंखें फैल गईं और उसने पानी में दिया चोपड़ा को घूरा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका मुंह अनजाने में खुल गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि साहिल खन्ना का चेहरा इतना अतिशयोक्तिपूर्ण था, मुख्य रूप से क्योंकि सामने का दृश्य बहुत ही उत्तेजक था। दिया चोपड़ा ने गुलाबी और सफ़ेद रंग की बिकिनी पहनी थी, जो उसकी संपूर्ण आकृति को दर्शा रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अब पानी में थी। पानी की बूंदों और पानी की रोशनी के प्रतिबिंब में उसकी सुंदरता एक नए स्तर पर पहुंच गई थी और साहिल खन्ना को नहीं पता था कि दिया चोपड़ा का वर्णन करने के लिए कौन से शब्दों का उपयोग करना चाहिए। इस पल में साहिल खन्ना के दिमाग में केवल एक कविता थी, कमल साफ पानी से निकलता है और इसे स्वाभाविक रूप से तराशा जाता है। सुंदरता, बहुत सुंदर। लंबे समय बाद साहिल खन्ना ने प्रशंसा में बुदबुदाया, अरे तुमने काफ़ी देख लिया। दिया चोपड़ा ने दोनों हाथों से अपनी छाती को ढक लिया, उसका चेहरा लाल हो गया। उसने साहिल खन्ना को घूरा और उसके दिल में शर्मिंदगी उमड़ आई। दिया चोपड़ा के गर्म स्वभाव को मत देखो, लेकिन वह अपने दिल में बहुत रूढ़िवादी थी। वह ऐसी खुली पोशाक केवल घर पर ही पहनती थी। आमतौर पर जो भी गतिविधियां या कार्यक्रम वह अटेंड करती थी, उनमें वह सावधानी से पैक की गई होती थी। सख्ती से कहें तो उसके पिता के अलावा दिया चोपड़ा ने पहली बार किसी पुरुष के सामने अपनी आकृति दिखाई थी। दिया चोपड़ा की शर्मिंदगी सुनकर साहिल खन्ना होश में आया। उसने दिया चोपड़ा की शर्मीली हरकतों को देखा, अपने मुंह का कोना उठाया और शरारती मुस्कान के साथ कहा, दिया दीदी, तुम क्या कर रही हो? इसे क्यों ढक रही हो? हमारी शर्त क्या यह नहीं थी कि मुझे तुम्हारा असली रूप देखने देना था? साहिल खन्ना के मजाक करने पर दिया चोपड़ा का चेहरा और लाल हो गया। वह पिछली शर्त थी और हमारी मौजूदा शर्त ने पहले वाली को पहले ही कवर कर लिया है। अगर तुम मुझे पकड़ नहीं सकते तो तुम हार गए। साहिल खन्ना ने मुस्कुराकर कहा, दिया दीदी, इस बिंदु पर अभी भी जूझने में क्या मजा है? यह मत सोचो कि तुम जीत गए। मेरे द्वारा तय किए गए समय में 7 मिनट से भी कम बचे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम 7 मिनट में मुझे पकड़ सकते हो? तुम्हें बता दूं, स्टार बनने से पहले मैंने मुंबई में शौकिया तैराकी प्रतियोगिता का चैंपियनशिप जीता था। दिया चोपड़ा ने गर्व से कहा। स्विमिंग पूल लगभग 600 वर्ग मीटर का था और स्विमिंग पूल ने इसका लगभग 3/4 हिस्सा घेर रखा था। 7 मिनट के अंदर दिया चोपड़ा को पकड़ना वाकई आसान काम नहीं था। साहिल खन्ना ने थोड़ा सोचा और फिर साबुन का टुकड़ा निकाला। दिया चोपड़ा को इसे साफ देखने से रोकने के लिए उसने जानबूझकर साबुन को कीचड़ में मसल दिया। पहली नज़र में ये वाकई मछली के चारे जैसा लग रहा था। क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसे पकड़ना मुश्किल है, लेकिन मैं क्षेत्र को कम कर सकता हूँ। साहिल खन्ना ने अपने हाथ में साबुन की कीचड़ उठाए और दिया चोपड़ा को मुस्कुराकर देखा। दिया चोपड़ा ने साहिल खन्ना के हाथ में साबुन की कीचड़ को देखा और उसके दिल में ठंडक सी दौड़ गई। तुम गड़बड़ मत करो। हाँ, अगर तुम हिली नहीं तो मैं गड़बड़ नहीं करूँगा। दिया दीदी, सावधान रहो, अगर ये तुम पर गिर गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। साहिल खन्ना ने अपना हाथ उठाया और दिया चोपड़ा पर निशाना साधा। लो। दिया चोपड़ा ने चिल्लाया और सहज रूप से अपने अंगों को हिलाकर तैरकर दूर जाने की कोशिश की। लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसके चेहरे की विशेषताएं एक साथ सिकुड़ गईं और उसका शरीर डूबने लगा।
आह! दिया चोपड़ा ने संघर्ष करते हुए सतह पर आने की कोशिश की और जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। दिया दीदी, तुम्हें क्या हुआ? मैंने अभी तक कुछ फेंका नहीं है। साहिल खन्ना ने सोचा कि दिया चोपड़ा अभिनय कर रही है और उसके मुंह के कोने पर कड़वाहट भरी मुस्कान उभरी। मैं मजाक नहीं कर रही, कृपया मुझे बचाओ, मेरी टांग में ऐंठन हो गई है। क्या? साहिल खन्ना चौंक गया और जब उसने फिर से दिया चोपड़ा को देखा, वह डूबने वाली थी। साहिल खन्ना के पास सोचने का समय नहीं था, उसने अपनी शर्ट उतारी और पानी में कूद गया। अध्याय 55, दिया दीदी, वह गिर गया। कृपया पहले ऑर्डर करें। 1/15। दिया चोपड़ा ऐंठन के कारण डूब रही थी, जिसने साहिल खन्ना को चौंका दिया और उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने अपनी शर्ट उतारी और पानी में कूद गया। जब साहिल खन्ना छोटा था, वह अक्सर अपने घर के पास की नदी में तैरने जाता था। उफनती नदी की तुलना में स्विमिंग पूल उसके लिए कुछ भी नहीं था। कुछ ही सेकंड में साहिल खन्ना दिया चोपड़ा के पास पहुंच गया। उसने पहले पानी में गोता लगाया और दिया चोपड़ा को ऊपर खींच लिया। दिया चोपड़ा वाकई डर गई थी। जैसे ही वह सतह पर आए, उसने साहिल खन्ना को कसकर गले लगा लिया। दिया दीदी, तुम मुझे गले लगाओ, लेकिन मेरी बांह को मत पकड़ो। मेरी बांह के बिना मैं किनारे तक कैसे तैरूंगा, हम दोनों डूब जाएंगे। साहिल खन्ना ने जोर से चिल्लाया। मुझे दर्द हो रहा है, मेरी टांग में दर्द हो रहा है, दिया चोपड़ा ने पीले चेहरे के साथ कहा। ठीक है, किनारे पर पहुंचने पर मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, तुम अपनी बाहों को मेरी कमर के चारों ओर लपेटो। साहिल खन्ना ने अपनी बाहों को छुड़ाया, एक हाथ से दिया चोपड़ा की कमर को लपेटा, दूसरा हाथ हिलाया और तेजी से किनारे की ओर बढ़ा। एक व्यक्ति के साथ गति बहुत धीमी हो जाती है और ताकत भी बहुत खर्च होती है। 100 मीटर से ज्यादा की दूरी को साहिल खन्ना ने 10 मिनट में तय किया और दिया चोपड़ा को किनारे पर खींच लिया। दिया चोपड़ा किनारे पर लेटी थी। उसका पूरा शरीर ऐंठन के दर्द से कांप रहा था, जिसने उसकी नाजुक चेहरे की विशेषताओं को विकृत कर दिया था। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। दिया चोपड़ा दर्द में कराह रही थी, उसकी वह करुण आवाज वाकई दिल को छू लेने वाली थी। मैं यहाँ हूँ, दिया दीदी, बर्दाश्त करो। साहिल खन्ना ने दोनों हाथों से किनारे को सहारा दिया और ऊपर चढ़ गया। उसने अपने चेहरे को पोंछने की परवाह नहीं की और 2 कदम में दिया चोपड़ा के पैरों के पास पहुंच गया। दिया चोपड़ा के पैर बहुत सुंदर थे और उसके छोटे पैर नाजुक थे, चिकने और कोमल। फिर भी साहिल खन्ना के पास अब इन्हें निहारने का समय नहीं था। दिया चोपड़ा को गंभीर ऐंठन थी और उसकी बाईं टांग का पिंडली और पैर की उंगलियां विकृत हो गई थीं। साहिल खन्ना ने दिया चोपड़ा का पैर पकड़ा और उसे जोर से ऊपर खींचा, जबकि दूसरा हाथ उसकी पिंडली की मांसपेशियों को हिलाने लगा। दिया दीदी, अपनी पिंडलियों पर जोर मत डालो, ढीला छोड़ो और अपनी पैर की उंगलियों को ऊपर की ओर नियंत्रित करो। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। दिया चोपड़ा ने दर्द में अपना चेहरा ढक लिया। साहिल खन्ना की बात सुनकर उसने मुश्किल से अपनी पैर की उंगलियों को ऊपर उठाया। धीरे धीरे दर्द काफी कम हो गया। ये देखकर कि दिया चोपड़ा की पैर की उंगलियां अपनी मूल स्थिति में लौट आई थीं, साहिल खन्ना ने राहत की सांस ली। बस ऐसे ही, जब तक ऐंठन ठीक हो सकती है। हालांकि साहिल खन्ना ने अभी तक ये नहीं बताया था कि ऐंठन के बाद भी मांसपेशियों को ढीला करना जरूरी है। साहिल खन्ना ने एक हाथ से दिया चोपड़ा की पैर की उंगली को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी पिंडली पर दबाव डालकर उसकी मांसपेशियों को ढीला किया। अब साहिल खन्ना के पास पेशेवर मालिश तकनीक थी और इस तरह का काम उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। 5-6 मिनट बाद दिया चोपड़ा को स्पष्ट रूप से बहुत बेहतर महसूस हुआ। कुछ दर्द को छोड़कर उसे अब कोई दर्द नहीं हो रहा था। दिया चोपड़ा ने अपने चेहरे को ढकने वाला हाथ हटाया और सिर थोड़ा उठाकर साहिल खन्ना को देखा। इस समय साहिल खन्ना पूरी तरह से ध्यान देकर उसकी मालिश कर रहा था। उसकी चमकदार आंखों में कोई व्याकुलता नहीं थी। ये दृश्य देखकर दिया चोपड़ा का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसके दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ी, शर्मिंदगी, कृतज्ञता और कुछ हलचल। उसने अपनी सुंदर आंखें झपकाईं, चुपचाप साहिल खन्ना को घूरा और सोचा, ये बदमाश लड़का गंभीर होने पर काफी सुंदर लगता है, मैंने पहले ये क्यों नहीं देखा। अगर उसने पहले ऐसा किया होता तो इतना बड़ा तमाशा नहीं हुआ होता। सचमुच वाह, वह वाकई सुंदर है। वह मेरे पैरों को छू रहा है, लेकिन पहले किसी ने मेरे पैरों को नहीं छुआ था। कितना अजीब लग रहा है, मेरा दिल टूट रहा है। एक पुरानी कहावत है, पुरुषों को सिर छूने से डर लगता है, महिलाओं को पैर छूने से डर लगता है। पुरुष का सिर 5 सूर्यों का द्वार है। अगर कोई इसे छूता है तो यह एक सहज प्रतिक्रिया पैदा करता है। और एक महिला के पैर एक बहुत ही निजी जगह हैं। यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच भी वे शायद ही कभी एक दूसरे के पैर छूते हैं। अगर कोई पति अपनी पत्नी के पैरों की मालिश करने को तैयार है और पत्नी इसका विरोध नहीं करती, तो यह निश्चित रूप से सच्चा प्यार है। अब दिया चोपड़ा को कोई विरोध नहीं था, बल्कि वह इसका आनंद ले रही थी, जो ये साबित करता है कि वह अपने दिल से साहिल खन्ना के प्रति कोई विरोध नहीं रखती थी। मुझे अब शर्मिंदगी नहीं हो रही। मैंने आधे घंटे तक मालिश की,
तभी साहिल खन्ना ने दिया चोपड़ा के पैर छोड़े। उसने अपने चेहरे पर पानी की बूंदों को अपने हाथ के पीछे से पोंछा, दिया चोपड़ा को देखा और कहा, दिया दीदी थोड़ा हिलो और देखो कि क्या ये बेहतर है। बस इतना ही। दिया चोपड़ा ने अपनी सुंदर आंखें झपकाईं, उसे थोड़ा अधूरा सा महसूस हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी टांग उठाई, कुछ बार हिलाई और फिर मुंह बनाकर बोली, साहिल मुझे अभी भी थोड़ा दर्द और असहजता महसूस हो रही है। अरे! साहिल खन्ना चौंक गया। नहीं, तुम्हारी पैर की उंगलियां ठीक हो गई हैं। तुम्हारी पिंडली की मांसपेशियां और मांस भी ढीले हो गए हैं। फिर भी दर्द क्यों हो रहा है? बस दर्द हो रहा है। दिया चोपड़ा का चेहरा लाल हो गया और वह धीरे से बोली, क्यों न तुम इसे फिर से दबाओ। दरअसल दिया चोपड़ा की टांगें पूरी तरह ठीक हो गई थीं, वह बस साहिल खन्ना की मालिश का अनुभव करना चाहती थी। यह एहसास उसे बहुत आरामदायक लग रहा था। साहिल खन्ना ने ज़्यादा नहीं सोचा, ठीक है तो मैं तुम्हारे लिए फिर से दबा देता हूँ। ये कहकर साहिल खन्ना ने फिर से दिया चोपड़ा के पैर पकड़े। वह उठा और धीरे धीरे उसकी मालिश करने लगा। दिया चोपड़ा बहुत खुश थी, उसने सिर घुमाया और साहिल खन्ना को देखा जो उसकी मालिश कर रहा था। पता नहीं क्या सोचकर उसने अचानक एक सवाल पूछ लिया, साहिल मेरे पैर अच्छे लगते हैं? हाँ, बहुत सुंदर हैं, क्या मैं कहूँ? तुम्हारे पैर उन सभी लड़कियों के पैरों में सबसे सुंदर हैं जिन्हें मैंने देखा है। दिया दीदी तुम इनका ख्याल कैसे रखती हो? साहिल खन्ना ने सिर झुकाकर पूछा। ये सुनकर दिया चोपड़ा थोड़ी नाखुश हो गई। तो तुमने बहुत सारी लड़कियों के पैर देखे हैं, क्या तुमने उनकी मालिश भी की है? अरे! साहिल खन्ना चौंक गया, फिर कड़वाहट भरी हंसी हंसा। मैंने ऐसा ही कहा, क्या तुम्हें लगता है कि लड़कियों के पैर गोभी हैं? क्या मैं जब चाहूं देख सकता हूं और जब चाहूं छू सकता हूं? बस ऐसा ही होना चाहिए। दिया चोपड़ा ने होंठ सिकोड़े, मैं तुम्हें याद दिला दूं, महिलाओं के पैर बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए इन्हें मत छूना वरना इसे छेड़छाड़ माना जाएगा। किसी के पैर छूने के लिए बहुत करीबी रिश्ता होना चाहिए, समझे? ऐसा है क्या? साहिल खन्ना ने सिर उठाया और दिया चोपड़ा को मुस्कुराकर देखा, तो फिर हमारे बीच क्या है? क्या हम बहुत करीबी हैं? दिया चोपड़ा का चेहरा लाल हो गया और उसने जबरदस्ती सफाई दी, मेरे साथ तो खास स्थिति थी, है ना? इसके अलावा तुम प्रिया के भाई हो। प्रिया और मैं बहनें हैं, इसका मतलब है कि तुम भी मेरे भाई हो। भाई अपनी बहन के पैर छूता है, फिर इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, इसे भी समझाया जा सकता है। महिलाओं का तर्क वाकई अजीब होता है। साहिल खन्ना ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, अब उसे पता था कि दिया चोपड़ा ठीक है। उसने खुद को मालिश करने देने का कारण शायद ये था कि वह चाहती थी। हालांकि साहिल खन्ना ने दिया चोपड़ा के विचारों पर ध्यान नहीं देना चाहा। वह अब सीधा और उज्ज्वल हो सकता था, तो फिर क्यों न करे? ऐसा अवसर हमेशा नहीं आता। वैसे दिया दीदी, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम शौकिया तैराकी की चैंपियन थीं? फिर इतने कम समय में तुम्हें ऐंठन कैसे हो गई? तुम झूठ तो नहीं बोल रही थी ना? कौन झूठ बोल रहा है? दिया चोपड़ा ने गुस्से में कहा, मैं पूल में 1 घंटे से ज़्यादा समय से थी, क्या मुझे ऐंठन नहीं हो सकती? ये सब तुम्हारी गलती है। इसमें मेरी गलती कैसे? साहिल खन्ना बहुत अन्याय महसूस कर रहा था। तुम्हारी गलती क्यों नहीं? अगर तुम पहले आ गए होते तो क्या मुझे इतना लंबा समय रुकना पड़ता? ये भी मेरे सिर मर दिया। साहिल खन्ना ने असहाय रूप से सिर हिलाया, ठीक है मैं समझ गया कि तुम महिलाओं की नज़र में ऐसा कोई दोष नहीं है जो फेंका न जा सके। ये जानना अच्छा है। दिया चोपड़ा ने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई। ठीक है, तो यह मेरी गलती है, लेकिन मैं शर्त जीत सकता हूँ। साहिल खन्ना ने दिया चोपड़ा का पैर पकड़ा। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। हाँ, दिया चोपड़ा ने ये सुना और उठकर बैठ गई। यह नहीं गिना जाएगा, मेरे साथ हादसा हुआ था, हमें फिर से शुरू करना होगा। तुम क्या देख रहे हो? साहिल खन्ना की आंखें फैल गईं और उसने दिया चोपड़ा को घूरा। 10 सेकंड से ज़्यादा समय तक उसने अपनी उंगली उठाई, दिया दीदी गिर गया। अरे! दिया चोपड़ा ने नीचे देखा और स्तब्ध रह गई। अगले ही सेकंड एक आकाश को चीरती चीख पूरे स्विमिंग रूम में गूंज उठी। अध्याय 56, मेरा बॉयफ्रेंड प्रिया का भाई है। कृपया पहले ऑर्डर करें 2/15। दिया चोपड़ा ने बिकिनी पहनी थी और वह कसकर बंधी हुई थी, लेकिन अभी पानी में जब साहिल खन्ना ने उसे बचाया तो वह इतनी हिलीडुली की बिकिनी की रस्सी ढीली हो गई। क्योंकि दिया चोपड़ा को अभी बहुत दर्द हो रहा था, उसने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। किनारे पर पहुंचने के बाद वह भी सीधी लेटी थी। अब जब वह अचानक उठी तो बिकिनी आखिरकार और नहीं झेल पाए। दिया चोपड़ा ने कई बार चिल्लाया, फिर जमीन से उठी और स्प्रिंट की तरह लॉकर रूम की ओर भागी। उसकी गति बहुत तेज थी, उसका शरीर अस्थिर था और कई बार वह लगभग गिर पड़ी। लेकिन दिया चोपड़ा बिल्कुल नहीं रुकी, बस लड़खड़ाते हुए लॉकर रूम में घुस गई। साहिल खन्ना ने दिया चोपड़ा के भागते हुए पीछे को देखा, लंबे समय तक जमीन पर बैठा रहा और फिर बुदबुदाया, ये वाकई असली है। दिया चोपड़ा लॉकर रूम में गई, कोने में छिपकर बैठ गई।
उसका चेहरा बुखार की तरह लाल था और उसका दिल धड़क रहा था, जैसे कि वह बाहर निकलने वाला हो। ये क्यों गिर गया? अब सब खत्म हो गया, मुझे पूरी तरह देख लिया गया, मेरी कोई इज्जत नहीं बची। दिया चोपड़ा ने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। वह चाहती थी कि उसे कोई गड्ढा मिल जाए जिसमें वह छिप जाए। ऐसा कैसे हो गया? यह मेरी उम्मीद के स्क्रिप्ट से पूरी तरह अलग है। वाह, मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? क्या ये वाकई वैसा ही है जैसा प्रिया ने कहा था? वह मेरा जानी दुश्मन है, मेरा दुश्मन। आहा, मैं मर जाऊंगी, मैं जी नहीं सकती। अपने मूड को शांत करने के बाद उसे नहीं पता था कि वह भविष्य में साहिल खन्ना का सामना कैसे करेगी। अगर साहिल खन्ना ने भविष्य में इसका मजाक उड़ाया तो वह वाकई जी नहीं पाएगी। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? दिया चोपड़ा घबरा गई और अब उसके पास कोई विचार नहीं था। बैंग बैंग, दरवाजे पर खटखटाहट हुई। वो दिया दीदी, तुम वहाँ हो? मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये वाकई एक हादसा था। साहिल खन्ना की आवाज़ सुनकर दिया चोपड़ा ने अपने कान बंद कर लिए। नहीं। साहिल खन्ना लॉकर रूम के दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा था। उसे नहीं पता था कि अब दिया चोपड़ा को कैसे मनाए। हाय, यह क्या है? मैं बस उसे छेड़ना चाहता था। किसे पता था कि मैं देख लूंगा। अब ये थोड़ा रुक नहीं रहा। वो दिया दीदी, नाराज मत हो, मैंने वाकई जानबूझकर नहीं किया, वरना तुम बस ये सोच लो कि मैंने नहीं देखा। ये सही नहीं लगता। वरना तुम कोई तरीका निकालो जिससे मैं ऐसा लगता है कि तुम में वह काबिलियत नहीं है ना? दिया दीदी, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं इस बात का जिक्र कभी नहीं करूँगा। भगवान जानता है, तुम जानती हो और मैं जानता हूँ, ठीक है। मैं भविष्य में इसका जिक्र नहीं करूँगा। हम बस यह मान लेंगे कि आज कुछ हुआ ही नहीं। साथ ही तुम्हारी शर्त का हिसाब भी खत्म हो गया, ठीक है। हालांकि दिया चोपड़ा ने अपने कान बंद कर रखे थे, फिर भी वह साहिल खन्ना की बातें सुन सकती थी। वह रोते हुए बोली, तुमने सब देख लिया और अब क्या बात कर रहे हो हिसाब खत्म करने की? मैं शर्त नहीं चुकाऊंगी। ठीक है, गिन लिया, साहिल खन्ना ने जल्दी से कहा। दिया दीदी, तुम इतनी उदार हो। महिलाओं में ऐसी साहसी और स्पष्टवादी नायिका को देखना दुर्लभ है। मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। तुम और कह रहे हो कि तुम मुझे सांत्वना दे रहे हो? दिया चोपड़ा ने गुस्से में चिल्लाया। साहिल खन्ना ने शर्मिंदगी से सिर खुजलाया। मैं तुम्हें सांत्वना देना चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ। वरना तुम मुझे कोई तरीका बताओ। दिया चोपड़ा ने कुछ सेकंड सोचा। मैं तुम्हें एक रास्ता दूंगी, तुम जाओगे? हाँ, जाना होगा, जब तक तुम कहो, साहिल खन्ना ने गंभीरता से कहा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। दिया चोपड़ा ने सोचा कि उसे देख लिया गया है और इसे बचाने का कोई तरीका नहीं है। बेहतर है कि मौके का फ़ायदा उठाकर शर्तें रखी जाएं और अपनी इज्जत वापस पाई जाए। ठीक है, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। पहली बात, इस बात को किसी को नहीं बताना चाहिए, प्रिया को भी नहीं। कोई समस्या नहीं, मैं आधा शब्द भी नहीं बताऊंगा। दूसरी बात, तुम्हें मानना होगा कि इस शर्त में मैं जीती। साहिल खन्ना ने असहाय रूप से मुस्कुराया। ठीक है, तुम जीत गई, चाहे वह जीत जाए। साहिल खन्ना ने आज बहुत कुछ हासिल कर लिया था। तीसरी बात, तुम्हें मेरे लिए जिम्मेदार होना होगा। ठीक है, रुको। साहिल खन्ना चौंक गया। जिम्मेदार? मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? आधे घंटे बाद साहिल खन्ना दिया चोपड़ा के साथ विला के गेट पर पहुंचा। साहिल खन्ना ने शर्मिंदगी से दिया चोपड़ा को देखा। दिया दीदी, तो मैं जा रहा हूँ। दिया चोपड़ा ने लजाते हुए उसकी ओर देखा। जाओ, याद रखो तुमने मुझसे क्या वादा किया। हा, साहिल खन्ना ने उदास हंसी हंसी। दिया दीदी, वरना हम पहले दो चीज़ों पर बात करते हैं। तुम्हारी तीसरी शर्त बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा? दिया चोपड़ा ने भौहें उठाईं। तुमने मुझे देख लिया, क्या यह अनुरोध ज़्यादा है? यह वाकई मेरी गलती है, मुझे नहीं देखना चाहिए था। लेकिन क्या यह एक हादसा नहीं था? साहिल खन्ना ने लाल चेहरे के साथ सिर खुजलाया। हम इसे किसी और चीज़ से बदल देते हैं। मैं भी तुम्हें मेरा दिखा दूं, कैसा रहेगा? हटो, तुम्हें कौन देखना चाहता है? दिया चोपड़ा ने अपना हाथ उठाया और साहिल खन्ना को मुक्का मारा। छोटे शैतान, सस्ता मिल गया और अच्छा बन रहा है। क्या तुम्हें पता है कि अगर मैंने यह बात बाहर कर दी तो कितने लोग इसे करने के लिए दौड़ पड़ेंगे? मैंने तुम्हें करने दिया और तुम खुश नहीं हो। यह नहीं कि मैं खुश नहीं हूँ, मुख्य बात यह है कि यह मामला बहुत बड़ा है। साहिल खन्ना ने सोचा। ज़्यादा बकवास मत करो, बस इतना ही, जाओ, मेरे आदेश का इंतजार करो। ये कहकर दिया चोपड़ा ने साहिल खन्ना को बाहर धकेल दिया। दिया दीदी, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। बैंग, साहिल खन्ना के वाक्य पूरा होने से पहले दिया चोपड़ा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। साहिल खन्ना ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी। ठीक है, ये ठीक है, मैंने दूसरों को देख लिया और खुद को फंसा लिया। मेरी जिंदगी। हाय, लंबी सांस लेते हुए साहिल खन्ना उदास होकर चला गया। दिया चोपड़ा ने दरवाजे के शीशे से साहिल खन्ना की पीठ को देखा और हंस पड़ी। हा, क्या मेरा फ़ायदा इतना आसान है? तुम्हारे ढाल के साथ
मेरे पास समझाने का तरीका होगा। जल्दी से अपनी माँ को फ़ोन करो, उसे अच्छी खबर बताओ। ये कहकर दिया चोपड़ा ने अपना मोबाइल निकाला और अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ, तुम क्या कर रही हो? सोफे पर टीवी देख रही हूँ। दिया, क्या बात है? आज तुम्हें मुझे फ़ोन करने की याद कैसे आई? माँ, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। मुझे एक बॉयफ्रेंड मिल गया है। सचमुच? वह कितने साल का है? उसका परिवार कहाँ का है? वह क्या करता है? दिया, जल्दी अपनी माँ को बताओ। दिया चोपड़ा ने मुस्कुराकर कहा, माँ, उत्साहित मत हो, 2 दिन रुको। मैं उसे घर लाऊंगी। क्या तुम विस्तार से जानना चाहती हो? मैं वादा करती हूँ, तुम उसे जरूर पसंद करोगी। तुम शरारती, अपनी माँ से रहस्य रख रही हो, ठीक है? फिर तुम्हारी माँ तुम्हारे उसे लाने का इंतजार करेगी। लेकिन जल्दी करो, तुम जानती हो मैंने इसके लिए कितना कुछ किया। हाँ, मैं जानती हूँ, इसलिए मैंने इतनी मेहनत से एक बॉयफ्रेंड ढूंढा। दिया चोपड़ा ने मुस्कुराया, अब तुम निश्चिंत हो सकती हो। जब तक तुम दोनों का रिश्ता पक्का नहीं हो जाता, मैं निश्चिंत नहीं हो सकती। ठीक है, मैं तुम्हें निश्चिंत कर दूंगी। मेरी दिया सबसे अच्छी है। वैसे, दिया, तुम्हें एक बॉयफ्रेंड मिल गया है। क्या तुम अब मनोरंजन उद्योग छोड़ सकती हो? माँ जानती है कि तुम बहुत साफ सुथरी और आत्मसम्मान वाली हो और प्रिया तुम्हारी मदद करती है। कुछ भी असामान्य नहीं होगा, लेकिन माँ को फिर भी चिंता होती है। हमारा परिवार उस पैसे का मोहताज नहीं है। तुम इस अवसर का लाभ उठाकर वापस आ सकती हो। दिया चोपड़ा ने ये शब्द सुने और आह भरी, माँ, मैं तुमसे सच कहूंगी, मैं इस तरह की जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अगर मीरा के बारे में सोच न रही होती तो मैं कब की रिटायर हो चुकी होती। ठीक है, मैं प्रिया से इस बारे में बात करती हूँ। ठीक है, हाँ, ठीक है, प्रिया से अच्छे से बात करना। माँ को भी प्रिया बहुत पसंद है। मैं उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती। अगर बात नहीं बनती तो थोड़ी देर उसकी मदद कर देना। माँ, तुम्हारा दिल इतना अच्छा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हालांकि अगर मैं इस बार कुछ न कहूँ तो भी प्रिया मुझे छोड़ने के लिए कह सकती है। क्यों? क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड उसका भाई है। अध्याय 57, साहिल दिया गठबंधन पर कब्जा। दिया चोपड़ा एक ऐसी शख्सियत हैं जो स्वतंत्रता की बहुत समर्थक हैं। अभिनेत्री बनना उनका केवल एक शौक है। वह कोई लोकप्रिय स्टार बनना नहीं चाहती। शुरुआत में उन्होंने प्रिया कपूर को एक मनोरंजन कंपनी बनाने में मदद करना चाहा। उन्होंने प्रिया से कहा कि वह उन्हें आगे बढ़ाए। प्रिया दिया की मदद के लिए बहुत आभारी थी। इसलिए जब वह दिया को प्रमोट कर रही थी तो उन्होंने दिया की प्रसिद्ध रूप से रक्षा की। उदाहरण के लिए, महल और शहर जैसे कई भावनात्मक दृश्यों वाली स्क्रिप्ट्स के लिए प्रिया उन्हें दिया के लिए मना कर देती थीं। दिया ने 5-6 साल तक अभिनय में डेब्यू किया, लेकिन उन्होंने लगभग कभी भावनात्मक दृश्य नहीं किए, यहाँ तक कि स्क्रीन पर पहला चुंबन भी नहीं। प्रिया ने दिया को प्रसिद्ध बनाने में मदद की, मुख्य रूप से सिंगल्स और एल्बम्स के जरिए। इसलिए कड़ाई से कहें तो दिया एक अभिनेत्री और गायिका हैं। उनका फोकस गायिका पर है। अभिनय तभी स्वीकार किया जाता है जब कोई उपयुक्त स्क्रिप्ट मिलती है। शायद अन्य सितारों को इस तरह का व्यवहार नहीं मिलता, लेकिन दिया अलग हैं। वह प्रिया की कंपनी में हैं। प्रिया का हर चीज़ में अंतिम फैसला होता है। बेशक प्रिया और दिया जैसी घनिष्ठ दोस्ती भी दुर्लभ है। हालांकि प्रिया ने दिया की अच्छी तरह से रक्षा की, फिर भी दिया मनोरंजन उद्योग की जिंदगी से थक चुकी थीं। हर दिन छिपने वाली जिंदगी वह नहीं चाहती थीं। जब उनके सिद्धांत और शौक में टकराव हुआ, दिया ने निश्चित रूप से अपने सिद्धांतों को चुना। पहले भी दिया चाहती थीं कि प्रिया उनकी रिटायरमेंट की घोषणा करे, लेकिन उस समय कोई अवसर नहीं था। कोई आधिकारिक उल्लेख नहीं हुआ। अब ठीक है, साहिल खन्ना के साथ भले ही दिया रिटायर नहीं होना चाहें, प्रिया उन्हें रिटायर करने के लिए कहेंगी, क्योंकि प्रिया के दिल में एक अटल सिद्धांत है, उनका परिवार मनोरंजन उद्योग में कदम नहीं रख सकता। प्रिया कभी नहीं चाहेंगी कि मनोरंजन उद्योग की विशिष्टता उनके परिवार की शांतिपूर्ण जिंदगी को भंग करे। मैं साहिल के साथ हूँ। वह प्रिया का छोटा भाई है। हमें चुंबन और गले लगाने जैसे दृश्य नहीं करने चाहिए, भले ही वे नकली हों। लेकिन शायद भविष्य में। हाय, दिया ने अपने होठों का कोना उठाया, उनकी आंखों में एक चालाक चमक थी। हाय, इसे क्या कहते हैं? साहिल खन्ना कार में बैठे और आह भरी, छोड़ो, किसने मुझे दूसरों को देखने दिया? मदद करने में कोई बुराई नहीं। खुद को सांत्वना देने के बाद साहिल ने अपनी घड़ी देखी, रात के 8:30 बज रहे थे। हाय भगवान, इतनी देर हो गई, जल्दी घर चलो। साहिल ने अपना मोबाइल निकाला, उसे खोला और देखा कि उसमें 10 से ज़्यादा मिस्ड कॉल्स थे। अनन्या कपूर, प्रिया कपूर, खुशी कपूर और रिया कपूर, सभी के कॉल थे। आयशा वर्मा और मीरा कपूर का भी एक एक कॉल था, खासकर रिया का, जिन्होंने आधे कॉल्स किए थे। इतने सारे कॉल्स क्यों? क्या कोई समस्या है? साहिल ने भौहें सिकोड़ी। इतने सारे कॉल्स थे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसे वापस कॉल करना चाहिए। वैसे भी वह जल्द ही घर पहुंचने वाला था। घर पहुंचने के बाद पूछने पर उसे पता चल जाएगा कि क्या हुआ।
साहिल ने मोबाइल नीचे रखा। उसने अपनी कार को घर की ओर चलाया। तीसरी बहन आयशा, क्या तुम समझ गई कि मैंने क्या कहा? कमरे में रिया कपूर अभी भी खुशी कपूर और आयशा को समझा रही थी। खुशी ने होंठ फुलाए, क्या समझा? रिया, क्या तुम सोचती हो कि हम अनन्या दी और प्रिया दी से आधे रास्ते बेहतर हैं? मुझे भी लगता है कि ये मुश्किल है। आयशा ने बुदबुदाया, रिया क्यों ना हम शांति मांग लें? शांति मांगें? रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम ये कैसे सोच सकती हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं अनन्या दी और प्रिया दी को जानती हूँ। अगर हम उनसे शांति मांगते हैं तो हम हार मान लेंगे। हार मानना बेहतर है बजाय इसके कि हमें बाहर निकाल दिया जाए। खुशी ने होंठ फुलाए और कहा, हार मानने से अच्छा अंत हो सकता है, लेकिन अगर हमें निकाल दिया गया तो हमें कोई विशेष सुविधा भी नहीं मिलेगी। तीसरी बहन, तुम में जरा भी लड़ने की भावना क्यों नहीं है? रिया ने दांत पीसे। तीसरी बहन आयशा, मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। अगर तुम हार मान लेती हो तो तुम साहिल को खो दोगी, और साहिल को खोने के परिणाम क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? तीसरी बहन। रिया ने खुशी की टांग की ओर इशारा किया। साहिल की मदद के बिना तुम्हारे दाग ठीक नहीं होंगे। क्या तुम जिंदगी भर शॉर्ट्स नहीं पहनना चाहती? क्या तुम्हारी सुंदर टांगें नहीं हैं? और तुम आयशा? रिया ने फिर आयशा की ओर देखा, साहिल के बिना तुम अपने फिगर का क्या करोगी? क्या तुम जिंदगी भर प्रोफेशनल कपड़े अलविदा कहना चाहती हो या हर बार कस्टमाइज करना चाहती हो? रिया ने दोनों को बीच में टोकते हुए धर्मी भाव से कहा, मैंने साहिल को छीना, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि तुम दोनों के लिए। अगर तुम अपनी खामियों को जिंदगी भर अपने साथ रखने की योजना बना रही हो तो मुझे कुछ नहीं कहना। मैं वैसे भी हार नहीं मानूंगी और अकेले ही अंत तक लड़ूंगी। रिया ने उन्हें भटकाया। साहिल से मिले लाभों के बारे में सोचते हुए खुशी और आयशा की आंखों में बदलाव आया। डर से अनिच्छा, अनिच्छा से दृढ़ता और दृढ़ता से उत्साह। ठीक है, आयशा ने दांत पीसे, रिया मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जिंदगी भर पेट की चर्बी नहीं चाहती। अब जब बदलाव का मौका है तो मैं क्यों न लड़ूं? जो भी मेरे पूर्णता के रास्ते में आए मैं उनसे लड़ूंगी। बढ़िया कहा, रिया ने खुशी से कहा। आयशा, हमारी टीम में वापस स्वागत है। अब से तुम हमारे कैंप की डिप्टी कमांडर हो। बढ़िया। आयशा बहुत उत्साहित थी। रुको, मैं डिप्टी कमांडर हूँ तो ऑर्थोडॉक्स कमांडर कौन है? बेशक मैं। रिया ने गर्व से सिर उठाया, मैंने कैंप बनाया और मेरी इच्छाशक्ति सबसे मजबूत है। ऑर्थोडॉक्स कमांडर मेरे अलावा और कौन हो सकता है? आयशा ने ये सुना, ठीक है, मेरा डिप्टी कमांडर का पद तो खाली है। कैसे खाली? क्या तीसरी बहन नहीं है? रिया ने मुस्कुराते हुए खुशी की ओर देखा। तीसरी बहन, तुमने सोचा अगर तुम हमारे साथ नहीं जुड़ती तो तुम अकेली कमांडर रह जाओगी। खुशी ने अपने होंठ कसकर काटे। रिया, मैं शामिल होना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि हम जीत सकते हैं? अनन्या दी और प्रिया दी एक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती हैं, दूसरी के पास दिमाग है और हम तीन उनके खिलाफ। तुम में सचमुच कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हम उनके साथ पैसे के लिए नहीं लड़ेंगे, हम उसमें लड़ेंगे जिसमें हम अच्छे हैं। क्या हम जीत नहीं जाएंगे? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हम किसमें अच्छे हैं? खुशी ने संदेह से कहा। हाय, ब्यूटी प्लान। रिया ने खुशी और आयशा के पास जाकर अपने प्लान के बारे में फुसफुसाया। सुनने के बाद आयशा ने आश्चर्य से कहा, रिया, क्या तुम्हारा तरीका बहुत क्रूर नहीं होगा? बिना क्रूर हुए क्या जीत सकते हैं? रिया ने आंखें घुमाईं, यही एकमात्र तरीका है। हम अनन्या दी और प्रिया दी को हरा सकते हैं। क्या ऐसा होगा? खुशी ने अपराधबोध के साथ कहा। हम प्रिया दी से ज्यादा मजबूत नहीं लगते। तीसरी बहन, तुम क्यों नहीं समझती? रिया ने आह भरी, अनन्या दी और प्रिया दी खुद को अक्सर बड़े मानती हैं। उनकी चिंताएं हैं, इसलिए वे खुलकर नहीं खेल सकती। लेकिन हमें कोई परवाह नहीं। रिया ने आयशा की ओर देखा, तुम शांत होना। पहले साहिल के कमरे में तुमने तो इजहार भी कर दिया था। आयशा का चेहरा लाल हो गया। रिया, तुम ये बात क्यों उठा रही हो? अगर तुम नहीं कहती तो भी मैं मान जाती। बिल्कुल। रिया ने मुस्कुराते हुए फिर खुशी की ओर देखा। तीसरी बहन, तुमने परसों रात साहिल के कमरे में हंगामा किया था। अब तुम डर नहीं रही हो ना? कौन डर रहा है? खुशी की लड़ने की भावना जाग उठी। ब्यूटी ट्रिक ही तो है, मैं करूंगी। बस मुझे अनन्या दी और प्रिया दी के साथ सीधा टकराव न करना पड़े, मुझे कोई डर नहीं। ठीक है, चूंकि तुम दोनों सहमत हो, चलो। रिया ने सीना तान लिया। मेरे पीछे चलो, हम अनन्या दी और प्रिया दी को चुनौती देने जा रहे हैं। आदेश है। आयशा और खुशी खड़ी हो गईं और रिया के पीछे चल पड़ीं। ये मुद्रा वाकई में किसी अभियान पर जाने जैसी थी। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उनका प्लान अनन्या और प्रिया के प्लान से टकराने वाला था। अध्याय 58, 5 बहनों की प्रतियोगिता। प्रिया, इसे भूल जाओ, मैं भी बड़ी बहन हूँ। साहिल के साथ ऐसा करना मैं वाकई थोड़ा। लिविंग रूम में अनन्या कपूर अभी भी ब्यूटी प्लान को लेकर चिंतित थी।
कपूर परिवार की सबसे बड़ी बहन के रूप में और कपूर एंटरप्राइजेस की प्रेसिडेंट होने के नाते वह कैसे खुलकर ऐसा कर सकती थी, और ये उनकी ठंडी शख्सियत से मेल नहीं खाता था। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या दी, दबाव मत लो। वास्तव में तुम्हें कुछ खास करना नहीं है, बस अपनी औरतपन दिखाना है। इतना आसान? अनन्या ने आश्चर्य से प्रिया की ओर देखा। तुम्हें लगता है कि ये कितना मुश्किल है? प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, ब्यूटी ट्रिक का मतलब है वो सब निम्न स्तर के तरीके हैं या जिनके पास खुद की कोई खासियत नहीं होती। तुम जैसी बेमिसाल सुंदरता अनन्या दी, बस औरतपन दिखाओ। वहां जाओ और अपनी मौजूदगी से हजारों को मोह लो। क्या ये तुम्हारे आकर्षण को दिखाने के लिए काफी नहीं है? छोटी, तुम मुझे ऊंचा तमगा दे रही हो। अनन्या ने प्रिया के माथे पर हल्के से थपकी दी, लेकिन प्रिया के शब्दों ने उनके दिल को सुकून दिया। अनन्या दी, वास्तव में मैंने तुमसे साहिल पर ब्यूटी ट्रिक आजमाने को कहा, इसके और भी कारण हैं। प्रिया ने गंभीरता से अनन्या की ओर देखा और कहा, तुम्हारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को अब और टाला नहीं जा सकता। साहिल की मसाज तकनीक वाकई शानदार है। मेरी आंखों की बीमारी उसकी मसाज के बाद प्रभावी हो रही है। तुम्हारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पर भी निश्चित रूप से असर होगा। इस अवसर का लाभ उठाकर साहिल से अच्छी मसाज करवाओ। तुम चेक भी कर सकती हो और ज़्यादा मेहनत किए बिना साहिल के राज जान सकती हो। प्रिया के शब्द सुनकर अनन्या ने अनजाने में अपनी गर्दन को छुआ। इन दिनों अनन्या का काम बहुत भारी था। गर्दन का दर्द फिर से शुरू हो गया था। अगर जैसा तुम कह रही हो तो मैं कोशिश करूंगी, अनन्या ने नर्म स्वर में कहा, हालांकि ज़्यादा उम्मीद मत रखना। अगर साहिल जानबूझकर इस मुद्दे से बचता है तो मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगी, उसे चिंता होने से रोकने के लिए। ठीक है, तुम बस संतुलन बनाए रखना। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में हम सिर्फ अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहते हैं। जानना हो या न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा तुमने कहा, साहिल को अपने करियर में कोई समस्या आए, हम उसका हल निकाल सकते हैं। हाँ, अभी के लिए ऐसा ही करते हैं। जब वो वापस आए मैं उससे मिलने जाऊंगी। बोलने के बाद अनन्या ने अपनी घड़ी की ओर देखा। लगभग 10 बज गए। साहिल अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं उसे और दिया को कुछ हुआ तो नहीं? अनन्या ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं और प्रिया की ओर देखा। प्रिया ने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं दिया को जानती हूँ। वो लड़की प्यार और नफरत में साहसी है। अगर उसे वाकई साहिल पसंद है तो वह कभी नहीं छिपाएगी। सचमुच, ये थोड़ा दिलचस्प है। लेकिन अनन्या ने हल्के से मुस्कुराया, मीरा के बारे में सोचते हुए, अगर साहिल और दिया वाकई साथ हैं तो तुम्हें कैसा लगेगा? हैं? प्रिया स्तब्ध रह गई। अनन्या दी, तुम इतनी व्यस्त क्यों हो? हाँ, मैंने बस यूं ही पूछा। मुझे नहीं पता तुम क्या सोचती हो। वैसे अगर रिया, खुशी और आयशा को पता चला तो उन्हें जरूर बुरा लगेगा। अनन्या ने भौहें उठाईं। मुझे लगता है कि इन तीनों का साहिल के प्रति कुछ मतलब है, वरना वे हमसे कैसे टकराने की हिम्मत करती। सचमुच, प्रिया ने हिचकिचाते हुए कहा। उसी पल ऊपर से कदमों की आहट आई। रिया, खुशी और आयशा के साथ नीचे आए। तीनों का रुतबा बहुत था। अनन्या दी, प्रिया दी, हम तीनों को तुमसे कुछ कहना है। रिया अनन्या और प्रिया के सामने खड़ी हो गई, हाथ कमर पर रखे और कड़वाहट भरा चेहरा लिए। खुशी और आयशा रिया के दोनों ओर जैसे बाएं-दाएं रक्षक हों खड़ी थीं। प्रिया और अनन्या ने एक दूसरे की ओर देखा। ये तीनों फिर क्या पागलपन कर रही हैं? हमें कोई ऐंठन नहीं है। रिया ने गंभीरता से कहा, हम अब एक सहमति पर पहुंच गए हैं। साहिल के मुद्दे पर हम तुम्हें चुनौती देने जा रहे हैं। प्रिया ने ये सुना, अनन्या की ओर देखा और मुस्कुराए। अनन्या दी, अब मुझे यकीन हो गया। अनन्या ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर रिया की ओर देखा। रिया, क्या तुम्हारी चोट ठीक हो गई और तुम दर्द भूल गईं? मुझे कोई आपत्ति नहीं। प्रिया ने अपनी कलाइयां घुमाईं और खड़ी हो गई। रुको, रिया ने जल्दी से प्रिया को रोका। हालांकि उसने मजबूत रवैया दिखाया, लेकिन अनन्या और प्रिया का सामना करने में वह अभी भी डरी हुई थी। हम सभी सम्मानित लोग हैं। हमेशा हाथ पैर क्यों चलाएं? हम शांतिपूर्ण तरीके से टकराव को हल कर सकते हैं। ओह, प्रिया ने रिया की ओर देखा। दिलचस्प है, बता तुमने फिर क्या सोचा? भूतिया विचार क्या? मेरा तरीका बहुत निष्पक्ष और उचित है। अनन्या दी, प्रिया दी, पहले से कह दूं, जो हारेगा उसे हार माननी होगी। रिया ने आगे बढ़कर कहा। बकवास मत कर। अनन्या ने आंखें घुमाईं। तुम्हारा विचार क्या है, जल्दी बता। तो मैं कहती हूँ। रिया के होंठों का कोना हिला और उसने अपने छोटे टाइगर दांत दिखाए। अनन्या दी, प्रिया दी, हमारी टकराव की जड़ साहिल में है ना? ऐसे में हम आपस में लड़ने से क्या फायदा? चुनने का अधिकार साहिल के पास है। साहिल जिसे चुने वही उसके कमरे में जा सकती है। तुम कहना क्या चाहती हो? प्रिया ने असहाय होकर कहा, क्या तुम सीधे बोल सकती हो? ठीक है, सीधे बोलती हूँ। रिया ने सिर हिलाया। मेरा विचार ऐसा है, हम पांचों प्रत्येक को 1 घंटा अलग-अलग साहिल के कमरे में जाना है। जब पांचों बाहर आएं तो साहिल से स्कोर देने को कहें।
जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा होगा वही जीतेगी और साहिल के कमरे में जाने का समय तय करने का अधिकार होगा। हारने वाले को उसकी बात माननी होगी। अनन्या दी, प्रिया दी, तुम्हें क्या लगता है? अनन्या और प्रिया ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य था। रिया का तरीका, ये वही है जो हमने चर्चा किया था। ये छोटी लड़की के पास काफ़ी दिमाग है, क्या ये जागरूक हो गई है? अनन्या दी, प्रिया दी, क्या तुम हमारी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रही हो? रिया ने फिर से उकसाया, देखकर कि अनन्या और प्रिया चुप थीं। अगर तुम हिम्मत नहीं करती तो तुम अनन्या दी और प्रिया दी की पहचान खो दोगी। बिल्कुल, खुशी और आयशा ने मदद की। अगर तुम हिम्मत नहीं करती तो तुम हार मान लो। योहो, प्रिया की खूबसूरत आंखें सिकुड़ी, तुम लोग वाकई काबिल हो। मेरे और अनन्या दी को चुनौती देने की हिम्मत की। खुशी, आयशा, रिया की चमड़ी मोटी है, उसे मार से डर नहीं लगता, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हम खुशी और आयशा ने प्रिया की तेज नज़र और आस्तीनें देखीं। फिर से थोड़ा डर गईं। रिया जल्दी से खड़ी हो गई, प्रिया दी, उन्हें डराओ मत, हमने सहमति बना ली है। तीसरी बहन और आयशा अब तुमसे नहीं डरेंगी। बस एक शब्द दो, हमारी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत है। हाँ हाँ, मुझे क्या डरना। प्रिया ने हंसी, अनन्या की ओर मुड़कर, अनन्या दी, क्या तुम इन 3 छोटी लड़कियों से डर रही हो? लगता है उन्हें पारिवारिक नियम सिखाने का समय है। अनन्या ने हल्के से कहा, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करती हूँ, लेकिन दांव को और बढ़ाना होगा। अगर हम जीत गए तो तुम तीनों की 6 महीने की पॉकेट मनी काट ली जाएगी और 6 महीने तक हर दिन पूरे काम के घंटे, सुबह 9 से शाम 5 तक, बिना देर या जल्दी जाने के। इसके अलावा अगले 6 महीनों में मैं एक बहुत सख्त योजना बनाऊंगी। अगर तुम इसे पूरा नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें विदेश पढ़ाई के लिए भेज दूंगी। हिम्मत है। खुशी ने ये सुना, उसने जीभ निकाली, दांव थोड़ा ज्यादा है। अगर डर लग रहा है तो दांव मत लगाओ। अनन्या ने कंधे उचकाए। रिया ने दांत पीसे, ठीक है, हम दांव लगाते हैं, लेकिन हमारी भी शर्तें हैं। अगर हम जीत गए तो अनन्या दी हमें 6 महीने की छुट्टी देंगी और पॉकेट मनी दोगुनी करेंगी। सौदा पक्का? अनन्या ने खुशी से सहमति दी। बच्चे को छोड़ने की हिम्मत नहीं तो भेड़िया नहीं पकड़ सकते, पॉकेट मनी छोड़ने की हिम्मत नहीं तो साहिल को नहीं पा सकते, हमने कड़ा दांव लगाया। ठीक है, इसे सुलझा लो। मैं वापस आ गया। उसी पल साहिल ने दरवाजा खोला। वह लिविंग रूम में आया। जैसे ही वह लिविंग रूम में पहुंचा, 5 बहनों ने उसे घूरा। उनकी नज़रें ऐसी थीं जैसे उसे बांट लेना चाहती हों। साहिल स्तब्ध रह गया। कुछ सेकंड बाद उसने अजीब ढंग से मुस्कुराया, शायद मैं गलत समय पर वापस आया, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाता हूँ, बाय। साहिल घर लौटा। 5 बहनों को लिविंग रूम में एकत्र देखा। माहौल बहुत ठंडा था, जैसे बारूद की गंध से भरा हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, 5 की नज़रें उस पर गलत थीं। बुरा हुआ, इसमें जरूर कुछ है और शायद ये मेरे बारे में है। पहले निकल लेते हैं। मुझे अचानक याद आया कि मुझे कुछ काम है। मैं पहले जाता हूँ, बाय। कहकर साहिल ने सिर घुमाया और भागने वाला था। रुक। साहिल का दायां पैर अभी उठा भी नहीं था कि 5 बहनों ने एक साथ चिल्लाया, अनन्या दी, इतनी रात को? क्या बात है? साहिल ने अनन्या से पूछा, जो दरवाजा खोलकर दरवाजे पर खड़ी थी। पता नहीं भ्रम था या नहीं, साहिल को अनन्या की खूबसूरत आंखों में थोड़ी शर्मिंदगी दिखी। हालांकि उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। क्या मेरा स्वागत नहीं है? अनन्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? साहिल ने मुस्कुराकर सिर खुजाया, अनन्या दी, आप कभी भी मेरे पास आ सकती हैं, जब चाहें। कितनी मीठी बातें। फिर मुझे अंदर नहीं बुलाएंगे, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। हैं? साहिल चौंक गया। कौन सा समय खत्म हो रहा है? अरे, मेरा मतलब था कि मैं तुम्हारे कमरे में ज्यादा देर नहीं रह सकती। अनन्या ने देखा कि वह लगभग चूक गई थी। जल्दी से समझाया। बेशक। अनन्या की प्रतिक्रिया के आधार पर साहिल कुछ समझ नहीं पाया। साहिल को बस लगा कि आज की अनन्या थोड़ी अजीब थी, हमेशा की तरह नहीं। हाँ, तो जल्दी अंदर आ जाओ। साहिल ने रास्ता छोड़ा और अनन्या को कमरे में आने दिया। कमरे में प्रवेश करने के बाद अनन्या ने पहले चाय की मेज की ओर देखा। फिर उसने ध्यान बिस्तर पर लगाया। कुछ सेकंड सोचने के बाद आखिरकार वह बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। साहिल ने अनन्या को बिस्तर के पास बैठे देखा। वह फिर से स्तब्ध रह गया। अब उसे लगभग यकीन हो गया था कि अनन्या के साथ कुछ गड़बड़ है। तुम खड़े क्यों हो? आकर बैठो, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, ठीक है। साहिल ने सिर हिलाया और चाय की मेज की ओर बढ़ा। आधे रास्ते में ही अनन्या ने उसे रोक दिया। साहिल, मेरे पास बैठो, अनन्या ने अपने बगल की सीट पर थपथपाया। ठीक है। साहिल ने सिर खुजाया, फिर चलकर अनन्या के पास बैठ गया। दोनों बहुत संयमित ढंग से एक दूसरे के बगल में बैठे। दोनों में से किसी ने पहले बात नहीं की। माहौल बहुत अजीब था। अनन्या ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह बहुत परेशान थी। उसे वाकई नहीं पता था कि इस ब्यूटी ट्रिक को कैसे इस्तेमाल करना है। प्रेसिडेंट के रूप में उसे क्या करना था।
बस इशारा करना था और कोई काम कर देता था। उसे किसी तरह के तरीके की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी इसके बारे में नहीं सोचा था और अब उसका निशाना उसका छोटा भाई था। वह थोड़ा अभिभूत थी और साहिल ने बात नहीं की क्योंकि वह देखना चाहता था कि अनन्या क्या सोच रही है। साहिल ने अनुमान लगाया कि ये बात जरूर उसकी लग्जरी मोटर्स शोरूम और स्टारलाइट प्रोडक्शंस की खरीद से संबंधित होगी। उसने सोचा कि वह स्थिति के अनुसार जवाब देगा, चाल को चाल से जवाब देगा। हालांकि साहिल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अनन्या उस पर ब्यूटी ट्रिक आजमाने वाली थी। ये चुप्पी कुछ मिनटों तक रही। साहिल को 2 उपहार बैग मिले और उसी समय अनन्या को भी ब्यूटी स्किन का इनाम मिला। बेशक अनन्या ने खुद इसे नोटिस नहीं किया। साहिल जितना बैठा उतना ही अजीब महसूस करने लगा। 2 मिनट और बीतने के बाद वह और सहन नहीं कर सका। फिर उसने पूछा, अनन्या दी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? या आप मुझे किसी खास वजह से ढूंढ रही हैं? ओह, मेरे पास कोई खास बात नहीं है। अनन्या का चेहरा लाल हो गया और उसने धीरे से कहा, तुम 2 दिन से घर आए हो और मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं था, तो मैंने सोचा कि इस मौके का फ़ायदा उठाकर तुमसे दिल की बात कर लूँ। तो ये दिल से दिल की बात थी। साहिल ने राहत की सांस ली। अनन्या दी, आप क्या बात करना चाहती हैं? जो चाहें मैं कर सकता हूँ। साहिल ने सोचा कि जब तक अनन्या उससे खरीद के बारे में नहीं पूछती वह बाकी सब कुछ बात कर सकता है, और अनन्या जितनी देर कमरे में रहती साहिल का इनाम उतना ही मशहूर होता। वह ऐसा क्यों न करे? मुझे नहीं पता कि तुमसे क्या बात करनी है, अनन्या ने सोचा। कहा, क्यों न तुम अपने बचपन के बारे में बताओ। बचपन की बात? साहिल ने मुस्कुराया, इसमें बात करने लायक क्या है? बचपन में मैं स्कूल जाता था और क्या कर सकता था? खेलना। हाँ, मेरा मतलब है, क्या तुम्हारे बचपन में कोई अच्छे खेलने वाले दोस्त नहीं थे? अनन्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। साहिल ने ये सुना, वह हंसते हुए बोला, अनन्या दी, तुम मेरे कमरे में मुझे दुखी कर रही हो। मेरे बचपन में वाकई कोई खेलने वाला दोस्त नहीं था। तुम्हें शायद नहीं पता, मैं बचपन में बहुत अच्छा था, ग्रेड्स अच्छे थे, मैं बहुत अच्छा था। दूसरे माता पिता अपने बच्चों की तुलना मुझसे करते थे। मैं बचपन में काफ़ी अलग थलग था। हैं? अनन्या चौंक गई। ऐसी बात भी है? हाँ, इसलिए बहुत अच्छा होने में भी कोई बुराई नहीं है, साहिल ने असहाय होकर कहा। वाकई उत्कृष्ट होने में न केवल बहुत दबाव होता है बल्कि बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। अनन्या ने आह भरी, वह भी इस बात से बहुत प्रभावित थी। फिर तो तुम्हारे कोई खेलने वाले दोस्त नहीं थे? अगर ढूंढना ही हो तो वाकई एक था, साहिल ने सोचा। बचपन में मेरे घर के सामने एक छोटी लड़की थी जो मेरे साथ बहुत अच्छी थी। हम अक्सर साथ खेलते थे और वह मुझे बाहर नहीं करती थी। हम स्कूल जाते और स्कूल से आते हम हमेशा साथ होते थे। अनन्या ने ये सुना, वह मुस्कुराई और बोली, ओह, तो ये बचपन की दोस्त थी। हाय, ये बचपन की दोस्ती नहीं थी। जब मैं पैदा हुआ तब वह चली गई थी और मैंने उसे अब तक नहीं देखा। सच कहूँ, मुझे ये भी याद नहीं कि वह कैसी दिखती थी या उसका नाम क्या था। बस एक धुंधली याद है, साहिल ने आह भरी। बिल्कुल कोई छाप नहीं? अनन्या ने पूछा। थोड़ा धुंधला है, उसका नाम शायद नेहा था। हाय, मुझे वाकई याद नहीं। मुझे लगता है कि अगर वह मेरे सामने खड़ी हो तो भी मैं उसे नहीं पहचानूंगा। साहिल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ओह, ये तो अफसोस की बात है, अनन्या ने जवाब दिया और फिर चुप हो गई। साहिल को भी नहीं पता था कि क्या कहना है। वह चुपचाप बैठा रहा। 1 मिनट सेकंड समय बीतता गया। अनन्या थोड़ा बेचैन हो गई। उसके पास केवल 1.5 घंटा था। अगर समय खत्म हो गया तो रिया को बारी मिलनी थी। मूल रूप से रिया ने 1 घंटा बुक किया था, लेकिन अनन्या के आने से ठीक पहले प्रिया और रिया ने मोलभाव किया, ये कहते हुए कि रिया के पास 3 लोग हैं और उनके पास 3 घंटे का समय हो सकता है। ये उनके लिए उचित नहीं था, इसलिए प्रिया ने 1.5 घंटा और मांगा। अब 20 मिनट बीत चुके थे। अनन्या को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली थी, वह बेचैन क्यों न होती। एक पल सोचने के बाद अनन्या ने दांत पीसे, मुझे परवाह नहीं कि कोई रास्ता है या नहीं, मैं बस करूंगी। ये सोचकर अनन्या ने अपना हाथ उठाया और पंखा चलाया। हाय साहिल, तुम्हारे कमरे में एयर कंडीशनर चालू नहीं है? इतनी गर्मी क्यों है? साहिल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने दीवार पर सेंट्रल एयर कंडीशनर की ओर देखा। ये चालू है। अनन्या दी, क्या आपको गर्मी लग रही है? हाँ, थोड़ा गर्म है, अनन्या ने बोलते हुए अपने कंधे हिलाए। अनन्या ने एक छोटा काला शोल्डर पहना था जिसमें अंदर सफ़ेद सस्पेंडर था। जब उसने कंधा हिलाया तो छोटा कोट नीचे सरक गया, जिससे उसके बेदाग सफ़ेद कंधे दिखने लगे। ये दृश्य, साहिल ने कुछ भी मिस नहीं किया। सब कुछ उसकी नज़र में था। उसने आश्चर्य से अनन्या की ओर देखा और उसकी धड़कन थोड़ी तेज हो गई। और अनन्या का चेहरा बिल्कुल नहीं बदला, वह अपने हाथों से पंखा चलाती रही, जैसे वाकई बहुत गर्मी हो। क्या वाकई सिर्फ गर्मी है? जानबूझकर तो नहीं? साहिल कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रहा, अजीब ढंग से मुस्कुराया। शायद तापमान ज़्यादा है,
मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ, जाओ, अनन्या ने सिर हिलाया। ठीक है। साहिल खड़ा हुआ, रिमोट ढूंढा और सेंट्रल एयर कंडीशनर का तापमान कम कर दिया। हवा को भी थोड़ा तेज कर दिया। अनन्या दी, अब ठीक है? साहिल ने मुड़कर पूछा। अभी भी गर्मी है। अनन्या का चेहरा हल्का लाल था। शायद मैंने ज़्यादा कपड़े पहने हैं। मैं अपनी वेस्टकोट उतार देती हूँ। कहते हुए अनन्या ने हाथ बढ़ाया और अपनी वेस्टकोट उतार दी। अब वह केवल टाइट सस्पेंडर पहने थी। साहिल ने ये देखा, उसके हाथ में रिमोट लगभग गिर गया। छोटी सफ़ेद त्वचा दिख रही थी, उसकी दोनों जेड भुजाएं पानी की तरह थीं, और सबसे महत्वपूर्ण, उसका सी परिधि। गुल्लू, साहिल ने लार नीली और सोचा। अनन्या दी, क्या आप वाकई मुझसे दिल की बात करने आए हैं? मुझे क्यों लगता है कि आप मुझे लुभाने आए हैं? अध्याय 61। साहिल, अनन्या दी तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। अनन्या के वेस्टकोट उतारने के बाद कमरे का माहौल कुछ हद तक अस्पष्ट हो गया। साहिल का छोटा दिल धड़क रहा था। उसे वाकई समझ नहीं आ रहा था कि अनन्या क्या करने वाली थी। लेकिन एक बात निश्चित थी कि अनन्या निश्चित रूप से केवल बात करने के लिए नहीं आई थी। हाय, छोड़ो, जो करना है करो, साहिल ने अपने दिल में आह भरी। उसने रिमोट लिया और चुपके से तापमान को वापस सामान्य कर दिया। अनन्या ने कहा कि गर्मी है, ये जरूर झूठ है। वह अब इतने कम कपड़े पहने हैं, अगर कमरे का तापमान बहुत कम रहा तो उसे जुकाम हो जाएगा। साहिल ऐसा नहीं चाहता था। हैं? अनन्या एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने नोटिस किया कि साहिल ने तापमान को फिर से वापस कर दिया। साहिल के विचारों का अनुमान लगाते हुए अनन्या को दिल से सुकून मिला। मेरा छोटा भाई बहुत ध्यान रखने वाला है और दयालु है, ये एक गर्मजोशी भरा इंसान है। जो कोई भी मेरे भाई से शादी करेगी वह खुश रहेगी। हाँ, भाई का दुलार होना वाकई अच्छा लगता है। अनन्या परिवार की बड़ी बहन है। अब वह घर की रीढ़ है। न केवल उसे कपूर एंटरप्राइजेस को संभालना है, उसे अपनी माँ और 3 छोटी बहनों की देखभाल भी करनी है। उसके पास खुद की देखभाल के लिए समय नहीं है। ये बात इस तथ्य से देखी जा सकती है कि अनन्या कभी मास्क नहीं लगाती। ऐसा नहीं कि वह मास्क नहीं लगाना चाहती, बल्कि उसके पास वाकई समय या मन नहीं है। अब साहिल की देखभाल से अनन्या को वाकई बहुत खुशी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि साहिल के साथ होने से भविष्य में उसका तनाव कम होगा। साहिल, आकर बैठो। अनन्या ने साहिल की ओर हाथ हिलाया। उसके चेहरे की मुस्कान और भी मीठी और नर्म हो गई। हाँ, ठीक है। साहिल ने सिर हिलाया और फिर से अनन्या के पास बैठ गया। अनन्या ने साहिल की ओर देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में चमक थी। उसे अचानक लगा कि साहिल बहुत हैंडसम और आकर्षक है और उसमें एक बहुत मजबूत मर्दाना आकर्षण है। साहिल की शक्ल में इतने फायदे हैं, मैंने पहले क्यों नहीं देखा? साहिल का ध्यान इतना सटीक नहीं है। हाय, उसी पल अनन्या ने देखा कि साहिल के माथे पर एक टूटा हुआ बाल है और उसने अपना ज़ैद हाथ बढ़ाया साहिल के पास। साहिल ने अनजाने में पीछे हटने की कोशिश की। अनन्या दी, आप क्या कर रही हैं? हिलना मत। अनन्या ने साहिल का हाथ पकड़ा और धीरे से उसके माथे से टूटा हुआ बाल हटाया। एक बाल था। अब ठीक है, इतनी छोटी बात मैं खुद कर लेता, लेकिन अनन्या दी को परेशान करना पड़ा। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी आंखें झपकाते हुए, तुम मेरे भाई हो और तुम्हारी कोई भी देखभाल मेरे लिए परेशानी नहीं है, बस इसे अच्छे से स्वीकार करो। समझे? हाँ, समझ गया। साहिल ने हंसते हुए कहा, दुलार करने वाली बहन का होना अच्छा है। हाँ हाँ, तुम्हारी बातें मीठी हैं। अनन्या ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया। साहिल की गाल को चुटकी लेने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही उसने अपना शरीर मोड़ा, वह अचानक रुक गई। उसके चेहरे पर थोड़ा दर्द था। अनन्या दी, आपको क्या हुआ? साहिल ने चिंता से पूछा। अनन्या ने अपना हाथ उठाया और अपनी सर्वाइकल हड्डी को छुआ। कुछ नहीं, पुरानी समस्या परेशान कर रही है, शायद ज़्यादा देर हो गई। साहिल ने ये सुना, उसने नाराजगी में अपना माथा पीटा। मेरी बुद्धि को देखो, प्रिया दी ने पहले बताया था कि आपको सर्वाइकल की समस्या है और आपने मुझे खास तौर पर मसाज के लिए समय बदलने को कहा था। मैं इतना भुलक्कड़ हूँ, मैं वाकई भूल गया। अनन्या दी, आप बिस्तर पर लेट जाए, मैं आपको मसाज देता हूँ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अनन्या ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, मैं साहिल की जादुई कला के बारे में पहले से जानती थी। मैं आज इसका आनंद लूंगी। हाँ, ऐसा लगता है कि अगर मैं अनन्या दी को मसाज न दूं, अनन्या दी को भविष्य में असहजता होगी। आइए मेरे पास, साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने कहा, फिर मुझे परेशान मत करना। कैसे परेशान करूंगा? साहिल खड़ा हुआ। अनन्या दी, आप लेट जाए। हाँ, अनन्या ने सिर हिलाया, सीधे बिस्तर पर लेट गई। साहिल ने ये देखा, वह स्तब्ध रह गया। अजीब ढंग से सिर खुजाते हुए उसने अनन्या से बगल में लेटने को कहा ताकि वह बिस्तर के पास खड़े होकर मसाज कर सके, लेकिन अनन्या सीधे लेटी रही। अगर वह बिस्तर पर नहीं चढ़ता तो वह मसाज नहीं कर सकता था। न केवल उसे बिस्तर पर चढ़ना था, बल्कि उसे अनन्या के शरीर पर सवार होना था। इससे वह बहुत शर्मिंदा था।
हालांकि अब अनन्या से स्थिति बदलने के लिए कहना बहुत अजीब लग रहा था। साहिल कुछ सेकंड हिचकिचाया, फिर दांत पीसे, ठीक है, मैं अनन्या दी को मसाज करने के लिए कोई और विचार नहीं रखता। बिस्तर पर उसने अपने पैरों को बाएं दाएं अलग किया और अनन्या की कमर पर सवार हो गया, लेकिन उसने अनन्या के साथ कोई सीधा शारीरिक संपर्क नहीं किया। बिस्तर पर लेटी अनन्या ने साहिल की गर्मी महसूस की और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। बेशक वह जानती थी कि साहिल ने उसे बगल में लेटने के लिए खड़े होने को कहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे कारण अनन्या भी बहुत उलझन में थी। ये कहना कि वह अपनी ब्यूटी ट्रिक का इस्तेमाल कर रही थी, ऐसा लगता है कि ये इतना शुद्ध नहीं था। इसके अलावा अनन्या साहिल के साथ इन गर्मजोशी भरे पलों का आनंद लेना चाहती थी और इस विचार ने उसे और भी शर्मिंदा कर दिया। अनन्या दी, मैं शुरू करता हूँ। शुरुआत में थोड़ा दर्द हो सकता है, कृपया सहन करें, साहिल ने नर्म स्वर में कहा, अपना सिर तकिए में दबाकर। अनन्या का चेहरा पहले से ही एक पका हुआ सेब था। साहिल अब अनन्या का चेहरा नहीं देख सकता था। उसने अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित की और अनन्या की मसाज शुरू कर दी। सर्वाइकल मसाज एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, कंधों से शुरू होती है और कंधों की मांसपेशियों, नसों और रक्त को सक्रिय करती है। फिर सर्वाइकल हड्डी की ओर बढ़ती है। क्योंकि कंधे की नसें और रक्त सर्वाइकल हड्डी से गहराई से जुड़े होते हैं, यही कारण है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों को कंधे में दर्द होता है। साहिल ने अपनी कलाई घुमाए और अपनी उंगली को अनन्या के सुगंधित कंधे पर रखा, अनन्या की मांसपेशियों को आराम देने और रक्त को सक्रिय करने के लिए तैयार। और जैसे ही उसने जोर लगाया, अनन्या का शरीर अचानक कांप उठा और साहिल ने जल्दी से पूछा, अनन्या दी, क्या ये दर्दनाक है? अनन्या ने अपनी भौहें कसकर सिकुड़ी और दांत पीसे। ठीक है, दर्द नहीं है, तुम जारी रखो। हालांकि अनन्या ने मौखिक रूप से इसे समझाया, साहिल को दिल से पता था उसे दर्द हो रहा है। अनन्या दी की सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस थोड़ी गंभीर है। अगर ये हल्की सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होती तो ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होती। लगता है प्रिया दी की चिंता सही थी। अगर अनन्या दी की बीमारी को और टाला गया तो गंभीर समस्याएं होंगी। ये सोचकर साहिल ने एक विचार किया, सिस्टम मेरी मदद करो और अनन्या दी के इनाम को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के इलाज में बदल दो। ठीक है, होस्ट बस ध्यान केंद्रित करे। हाँ, साहिल ने सिर हिलाया और फिर अनन्या से कहा, अनन्या दी, मांसपेशियों को आराम देने और रक्त को सक्रिय करने की प्रक्रिया थोड़ी दर्दनाक है। आप थोड़ा सहन करें, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हूँ साहिल, आगे बढ़ो, अनन्या ने नर्म स्वर में कहा। तो मैं शुरू करता हूँ। अनन्या दी, बस आराम करें, साहिल ने आग्रह किया। मसाज जारी रखी। इस बार वह नहीं रुका। मांसपेशियों को आराम देने और रक्त को सक्रिय करने की प्रक्रिया को बाधित नहीं किया जा सकता। अगर बाधित हुआ तो फिर से शुरू करना पड़ता। हालांकि अनन्या को अब बहुत दर्द हो रहा होगा, लेकिन ये केवल एक बार है। अगर मसाज के लिए रुक गया, उसे कई बार दर्द सहना पड़ता। साहिल ने अपना ध्यान केंद्रित किया और उसकी उंगलियां अनन्या के कंधों पर नाचने लगीं। उसकी तकनीक बहुत पेशेवर थी। उसने अपनी उंगलियों, हथेलियों और हाथ के पिछले हिस्से का उपयोग किया। ये सारी गतिविधियां सहज और प्रवाहमयी थीं। आमतौर पर कोई रुकावट नहीं थी और ताकत बिल्कुल सही थी। समय बीतने के साथ अनन्या के कंधों का रक्त और नसें धीरे धीरे खुलने लगीं। उसकी भौहें जो पहले कसकर सिकुड़ी हुई थीं, अब खुल गईं। अनन्या के चेहरे से साफ पता चल रहा था, अब उसे उतना दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि उसे हल्का सुन्नपन महसूस हो रहा था। धीरे धीरे एक गर्माहट का प्रवाह आया। अनन्या ने राहत में कराह उठी। आरामदायक है साहिल, तुम्हारी तकनीक वाकई अच्छी है। कंधों पर और थोड़ा जोर दो। हाँ, ऐसे ही। अनन्या की आरामदायक कराह सुनकर साहिल का चेहरा लाल हो गया। उसने सोचा, अनन्या दी, क्या आप थोड़ा संयम रख सकती हैं? मैं इसे सहन नहीं कर सकता। स्वाभाविक रूप से अनन्या को नहीं पता था कि साहिल क्या सोच रहा है। वह पूरी तरह से आरामदायक मसाज में डूबी हुई थी। बहुत अच्छा है साहिल, क्या तुम अब से हर दिन अनन्या दी को मसाज दोगे? अनन्या दी तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। हैं, मुझे पसंद करती हैं। साहिल चौंक गया, क्या ये सच है? अध्याय 62, क्या वे गलती से चिंगारी भड़का देंगे? अनन्या दी, आपने अभी क्या कहा? साहिल ने अपने भीतर की उत्तेजना को दबाते हुए धीरे से पूछा। हम बहुत अच्छा। अनन्या ने अपनी आंखें हल्के से बंद की। उसका सिर तकिए पर टिका था। उसका चेहरा पूरी तरह से सुकून से भरा था। ऐसा लग रहा था कि उसने साहिल की बात सुनी ही नहीं। साहिल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और आगे नहीं पूछा। वह समझ गया कि अनन्या अब पूरी तरह से उसकी मसाज में डूबी हुई है। अब दोबारा पूछने का समय नहीं है। जब तक उसकी आवाज़ इतनी तेज ना हो कि अनन्या को जगा दे, लेकिन साहिल ऐसा नहीं करना चाहता था। उसने अनन्या के चेहरे पर ताजगी भरे लुक को देखा। उसे उपलब्धि का एहसास हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह इस अवस्था में अनन्या को बाधित नहीं करना चाहता था। अभी की अनन्या नर्म, सुखद, संवेदनशील और शांत थी। ये एक पत्नी की भूमिका की तरह थी।
साहिल ने अनन्या को इस तरह देखा और उसका दिल पूर्णता और यहाँ तक की आशा से भरा था। ये पल लंबे समय तक चल सके। अनन्या दी, आपने जो अभी कहा वो सच है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसे भविष्य में सच कर दूंगा। चूंकि आपने मुझे अपना भाई माना तो आप किसी और की नहीं होंगी। बुदबुदाहट में साहिल के होठों का कोना हल्के से उठा, उसकी काली आंखों में एक बहुत दृढ़ चमक थी। मसाज गहराई में जारी रही। साहिल और अनन्या दोनों इस गर्मजोशी भरे अस्पष्ट माहौल में डूबे हुए थे। दोनों में से किसी ने ध्यान नहीं दिया। कमरे के दरवाजे पर 3 छोटे सिर पूरी कोशिश कर रहे थे चुपके से झांकने की। कोई आवाज क्यों नहीं है? अभी तो मैं उन्हें बात करते सुन रही थी। रिया ने भौहें सिकुड़ी और अपने कानों को दरवाजे की दरार से जितना हो सके चिपकाया। जब साहिल ने दरवाजा बंद किया था तो उसने दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं किया था, एक सुई की नोक जितनी दरार छोड़ दी थी। हालांकि उस दरार से कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन इससे रिया को चुपके से सुनना आसान हो गया था। रिया, क्या हम वाकई ऐसा करना ठीक है? अगर अनन्या दी को पता चला तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। खुशी ने चिंता से कहा। तीसरी बहन, क्या तुम इतनी डरपोक होना बंद कर सकती हो? रिया ने असहाय होकर आंखें घुमाईं। हमने अपने दांव में ये नहीं कहा था कि हम चुपके से नहीं सुन सकते। यहाँ तक कि अगर अनन्या दी को पता चला तो क्या? जब हम थोड़ी देर में अंदर जाएंगे मैं उन्हें चुपके से सुनने दूंगी। खुशी ने कड़वाहट से मुस्कुराया। काश ये इतना आसान होता। चुप करो, मुझे फिर से कुछ हलचल सुनाई दे रही है। सबसे नीचे बैठी आयशा ने चुप रहने का इशारा किया और फिर अपने कान को दरवाजे की दरार से कसकर चिपकाया। रिया ने जल्दी से खुशी को दबाया और उसे बोलने से रोका। उसने आयशा की ओर देखा। तुमने क्या सुना? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। आयशा ने भौहें सिकोड़ी। आज का कहानी का सफ़र यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए कारनामों के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना न भूले।